नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हसीना पारकर मूवी की फुल स्टोरी बताएंगे। इस मूवी में वकील साहिबा बहुत सुंदर सा डायलॉग मारती है, मुंबई में भाई तो बहुत बने पर आपा केवल एक। इसके जवाब में हसीना कहती है, लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। इस फिल्म में हसीना की यात्रा को दिखाया गया है, जिसमें कोई काम उससे पूछे बिना नहीं होता। इसी वजह से उसे मुंबई की क्वीन कहा जाता है। हसीना पारकर पर कई केस चलते हैं, लेकिन वो कोर्ट में सिर्फ एक बार पेश होती है। फिल्म की शुरुआत में कोर्ट में बड़ा हलचल का माहौल होता है और वकील अपोजिट पार्टी की वकील इंतज़ार करती है। वो सोचती है कि केस तो वो जीत लेगी, लेकिन उसके लिए हसीना पारकर का कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है। क्या वो कोर्ट में आज आएगी? लेकिन हसीना पारकर का रिकॉर्ड था कि वो कभी कोर्ट में आती नहीं थी, लेकिन इस बार जब उसका असिस्टेंट बताता है कि हसीना मैडम कोर्ट पे आ गई है, तो इस बात पर वकील साहिबा खुश हो जाती है और कोर्ट में वो जाती है। कोर्ट में कई सारी लेडीज़ों की एंट्री होती है, जिन्होंने बुर्का पहना होता है। जज भी आते हैं। जज बोलते हैं असली हसीना सामने आए, तो उन सबों में से हसीना पारकर, जिसका रोल श्रद्धा कपूर ने निभाया गया है, वो कटघरे में खड़ी होती हैं और अपना बुर्का उतारती हैं। तो जज साहिबा उनसे सवाल करती हैं कि आप हसीना पारकर हैं, तो आपने इतने सारे चार्जेस लगे हैं 83, क्या आपने वो किए हैं? आप वो हमें शुरू से कहानी बताएं। इस बात पर हसीना पारकर के वकील नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि इनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इनके भाई का अंडरवर्ल्ड से लेना देना है, लेकिन मैडम का कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर वकील साहिबा बहुत ज़्यादा जोर डालते हुए हसीना को बोलती है कि तुम अपने भाई के बिजनेस संभालती हो मुंबई में रहकर। तब हसीना पारकर अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है कि वो उसका अपने भाई के बिजनेस में कोई रोल नहीं है, क्योंकि हसीना पारकर सिर्फ और सिर्फ 7वीं पढ़ी हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो वो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगी, ये वो कोर्ट में रहकर जज साहब को बताती हैं। लेकिन वो मैडम कहती हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं, उनके ऊपर उनके भाई का हाथ है। इस बात पर वो बिल्कुल मना करती हैं कोर्ट में रहकर, और बड़ी सफाई से, बड़े प्यारे अंदाज से वो इस फिल्म में अपनी कहानी को बताती हैं। हसीना पारकर अपने परिवार के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि वो 12 भाई बहन थे, जिनका बहुत मुश्किलों से पालन पोषण होता था। उनके पिताजी एक बहुत ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल थे, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। उनके भाई जब तस्करी करके घर आए और पकड़े गए, तो उनके पिताजी ने उन्हें बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारा, और उनको इतना मारा कि वो उनको बोलते थे कि इन्हें खाना मत देना। लेकिन बहन और भाइयों में बहुत प्रेम था, तो हसीना उन्हें चुपके खाना देती थी, और उनके भाई तस्करी किए हुए तोहफे अपनी बहन को ला कर देते थे। इस तरह भाई बहनों में प्यार तो था, लेकिन वो बोलती है कि मैं अपने भाई का बिजनेस नहीं संभालती। मेरे पिताजी इतने ईमानदार थे कि जब मेरे छोटे भाई का भी तस्करी में, बैंक लूटने में नाम आने लगा, तो उन्होंने उसको भी बहुत ज़्यादा मार लगाई। उनके पिताजी ने पुलिस स्टेशन जाकर उनको बोला कि इनके साथ कोई भी दया नहीं की जानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा इनको करवाओ। इस बात पर हसीना को बड़ा अपने भाइयों के लिए बहुत प्यार और तरस भी आता था, लेकिन उनके पिताजी बहुत सख्त थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा चला कि उनके पिताजी को झूठे आरोपों में फंसा दिया गया और उनका सस्पेंड हो गया, और वो घर पे थे। उनका घर किसी तरह 12 भाई बहनों का चलता था, जिसका सारा जिम्मा उनके बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर चलाते थे, जो तस्करी का काम करना शुरू कर दिया था। उनके बहुत बड़े बड़े जगह पे नाम चलते थे, और वो बहुत करीम लाला और उनसे मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाते थे। उनसे मीटिंग होती थी, और उनके आड़े जो भी आता था वह उन्हें मारते थे। इस बात पर वो अपने रास्ते से हटाते जाते थे और अपना राज को बढ़ाते रहते थे। इस तरह उनका इस पूरे उसमें सिक्का चलने लगा था। लेकिन हसीना बोलती हैं कि जब उनके भाई उनसे मिलने आए, और उसके बाद से उनका भाई से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जब उनके भाई का नाम बहुत ज़्यादा चलने लगा, पुलिस उनके पीछे पड़ने लगी, तो वो देश छोड़कर चले गए, जिसके बाद से उनके भाई का हसीना से कोई लेना देना नहीं है। हसीना पारकर वकील मैडम को बताती है कि उनकी ज़िंदगी बहुत सरल तरीके से चल रही थी। उनकी शादी बहुत ही सीधे सरल आम इंसान से हुई थी, जिनका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वकील मैडम उस पर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन वह बताती हैं कि मेरे पति का इनसे कोई संबंध नहीं था। मेरे पति
एक रेस्टोरेंट को चलाते थे जिनसे हमारा पालन पोषण चलता था, और उनके बच्चे थे जिनका वो अच्छे से ध्यान रखती थी, और वो गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तभी उनके पति की मृत्यु हो जाती है और उनके दुकान में दिन दहाड़े गोली मारकर, जिससे वो बहुत टूट जाती हैं और वो अकेले सारा उनका भार उनके पर आ जाता है। मुंबई में हुई बम धमाकों के बाद हसीना की मुश्किलों को भी बढ़ावा मिल जाता है, जिसमें उसके भाई का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आता है। पुलिस को शक होता है कि यह सारा कुछ हसीना के भाई ने किया है, लेकिन वह उसके भाई तक नहीं पहुंच पाती और हसीना को बार बार पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाती है। हसीना के छोटे बच्चे जिनकी देखभाल का जिम्मा उनके ऊपर था, ऊपर से पुलिस स्टेशन के चक्कर, इन सब से तंग आकर हसीना टूट सी जाती है। हसीना पुलिस को बार बार बोलती है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसे भी उसके भाई के साथ जुड़े होने का मानती है, जिसका सबूत उन्हें नहीं मिलता, लेकिन बार बार उसे पूछताछ के लिए बुलाती रहती है, जिससे हसीना अंदर अंदर मजबूत हो जाती है और वह अपने भाई का नाम का इस्तेमाल करने लगती है। अपने भाई के नाम का इस्तेमाल करके वो छोटे छोटे मसले सुलझाने लगती है। लोगों के घरेलू मसले, लोगों की ज़मीनों के मसले, लोगों के मकानों के मसले, बड़े बड़े बिजनेस भी वो संभालने लगती है, वो सिर्फ अपने भाई का नाम लेकर। उसके भाई का नाम इतना चलता था कि लोग डर के मारे उसके फेवर में ही अपना डिसीज़न ले लेते थे, जिससे हसीना पारकर से हसीना आपा बन गई और लोग उसकी इज्जत भी करने लगे थे। हसीना एक छोटे से चौल में जो रहती थी, अपने बच्चों का बड़ी मुश्किलों से भरण पोषण कर रही थी। इस तरह वो एक बहुत अच्छा सा घर में रहने लगती है, जहाँ एक दरबार सा लगने लगता है। लोगों की इतनी भीड़ रहती है अपने मसले सुलझाने के लिए कि हसीना से मिलने के लिए लोगों को समय लेना पड़ता था। इस पर हसीना कहती है कि लोगों ने मुझे इज्जत दी है, मैंने उनसे मांगी नहीं है। लोग उसके पास खुद आते थे, और जो भी यहाँ तक कि कोई मकान बेच भी नहीं पाता था उसके इजाज़त के बिना। वह दिल की बहुत अच्छी भी थी, लोगों की मदद भी करती थी। अगर कोई मकान को नहीं छोड़ना चाहता था तो वो अब बात करा के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी पीछे कर देने का हुनर रखती थी। इतना उसका नाम चलता था। वहाँ उसका भाई फेमस था, यहाँ हसीना अपने भाई के नाम पर दिन प्रतिदिन फेमस होती जा रही थी। हसीना पारकर बताती है कि उस पर जबरन वसूलों के कई मामले दर्ज होते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को निर्दोष बताती है। वकील मैडम बोलती हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करके उसे 80 लाख ही वापस किए, 20 लाख रुपए वापस नहीं किए। इस बात पर हसीना बोलती हैं कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसा मैंने किया है तो सामने पेश करें। इत्तेफाकन ऐसा होता है कि हसीना पारकर के खिलाफ एक भी गवाह नहीं आता, क्योंकि या तो वो रहते ही नहीं है इस दुनिया में, या वो फिर गायब हो जाते हैं शहर छोड़कर। तभी वो अपने किसी भी केस में फंस नहीं पाती हैं। हसीना पारकर के बच्चे दानिश पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके इस काम में दानिश भी अपना भरपूर योगदान देता था और जल्दी जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था। लेकिन इस बात पर हसीना कहती थी कि बहुत गुस्सा मिजाज था, लेकिन उसका कोई भी हाथ नहीं था। वह भी उसका सिर्फ मदद किया करता था, लेकिन वह उसके भाई के बिजनेस में कोई शामिल नहीं था। और बताती हैं कि किस तरह एक एक्सीडेंट में उसके बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद वह टूट सी जाती है। बेटे की मौत के बाद एक माँ पर क्या गुजरती है कि वह इस सारे काम को लेकर बिल्कुल भी दूर हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने आप को अकेला कर लेती है। इस प्रकार वकील साहिबा कई सारे इल्ज़ाम और मुकदमे हसीना पारकर पर लगाती है, लेकिन हसीना पारकर के पास हर बातों का जवाब होता है और वो बड़े ही शालीनता से उन बातों के जवाब को एक कहानी के रूप में बताती है। इस बात पर वकील साहिबा कहती है कि आप कहानियाँ अच्छी सुना लेती हैं, लेकिन वो बताती है कि यह कहानी नहीं, यह सच है। लेकिन जज साहब बोलते हैं कि मैं आपको क्या कहूँ, मेरे पास हम तो सबूतों के आधार पर ही अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हसीना पारकर के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण जज साहब उन्हें बाइज्जत रिहा कर देते हैं और वकील मैडम भी बिल्कुल हैरानी से खड़ी हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि आज आप रिहा तो हो गई है, लेकिन केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह आगे भी चलता रहेगा और हमारी कई मुलाकातें आगे होती रहेंगी। इस बात पर हसीना पारकर मुस्कुराते हुए चली जाती हैं और यहाँ पर वो फिल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बाइज्जत रिहा हो जाती है और उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलता है। आगे इसका पार्ट 2 बनेगा तो हम आपको इसकी आगे की कहानी ज़रूर बताएंगे।